हम सीखेंगे तल आकृतियों और ठोस आकारों के विषय में। ज्यामिति के विभिन्न आकारों के बारे में सीखते हुए हमने वर्ग, आयत जैसे आकारों के बारे में पढ़ा। ये सभी आकार सपाट अर्थात फ्लैट है, यानी कि वे एक ही तल में स्थित है, इसलिए इन्हें हम समतल आकार कहते हैं। किसी भी समतल आकार की लंबाई और चौड़ाई जैसे दो मापन होते हैं, इसलिए इन्हें हम द्विविमीय आकार यानी 2 डायमेंशनल शेप्स भी कहते हैं। इन्हें संक्षेप में 2D भी कहा जाता है। हम ज्यामिति के इन आकारों की लंबाई और चौड़ाई माप सकते हैं। क्या यह आकार भी द्विविमीय यानी 2D है? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। हम इस आकार की लंबाई और चौड़ाई तो नहीं ज्ञात कर सकते, लेकिन हम इसे एक बड़े आयत में इस प्रकार रख सकते हैं कि इसका पूरा आकार आयत के अंदर हो। चूंकि आयत द्विविमीय है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह आकार भी द्विविमीय है। इस तरह से यह आवश्यक नहीं कि द्विविमीय आकार रेखाखंडों से बनी बंद आकृति यानी बहुभुज यानी पॉलीगॉन हो। यह किसी भी आकार का हो सकता है जो एक ही तल में स्थित हो। हम कह सकते हैं कि वर्ग यानी स्क्वायर, त्रिभुज यानी ट्रायंगल, वृत्त यानी सर्कल, पंचभुज यानी पेंटागन इत्यादि भी द्विविमीय आकार है। अब इस आकार को देखिए, यह एक घन यानी क्यूब है। क्या यह द्विविमीय आकार है? सोचिए सोचिए। हम देखते हैं कि इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जैसे 3 मापन हैं। 3 मापन या 3 विमाएं यानी 3 डायमेंशंस होने के कारण यह आकार एक ही तल में स्थित नहीं है, बल्कि यह अलग अलग तलों में स्थान घेर रहा है। ऐसे आकार जिनकी 3 विमाएं जैसे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है, ठोस आकार यानी सॉलिड शेप्स या त्रिविमीय आकार यानी 3 डायमेंशनल शेप्स कहलाते हैं। इन्हें संक्षेप में 3D आकार भी बोला जाता है। हमने पिछली कक्षा में कुछ त्रिविमीय आकारों के बारे में पढ़ा। क्या आपको याद है? वीडियो रोककर याद कीजिए। उदाहरण के तौर पर कुछ आकार इस प्रकार है। यह एक घन यानी क्यूब है। पासा, रूबिक क्यूब, आइस क्यूब, इन सभी का आकार एक घन जैसा है। यह एक घनाभ यानी क्यूबॉइड है। माचिस की डिबिया, मिठाई का डब्बा, किताब जैसी वस्तुएं घनाभ जैसी होती है। यह एक पिरामिड है। आपने चित्रों में मिस्र के पिरामिड देखे ही होंगे। यह एक प्रिज्म है। आपने कांच की इस प्रकार की वस्तु देखी होगी जिस पर सूर्य की किरणें पड़ने पर हमें अलग अलग रंग दिखाई देते हैं। यह एक प्रिज्म है। यह एक गोला यानी स्फीयर है। लड्डू, गेंद, फुटबॉल इत्यादि जैसी वस्तुएं गोले के आकार की है। यह एक बेलन यानी सिलेंडर है। आपने इस आकार को पेन, बोतल, सेल बैटरी आदि के आकारों में देखा होगा। यह एक शंकु यानी कोन है। आपने कई बार आइसक्रीम शंकु के आकार में खाया होगा। जन्मदिन पर आपने शंकु के आकार की टोपी भी पहनी होगी। क्या आप और वस्तुएं याद कर सकते हैं जिनमें आपने इन आकारों को देखा है? आप कुछ और वस्तुओं के नाम जरूर पता कीजिए। अब इन आकारों को देखिए। क्या ये भी त्रिविमीय आकार है? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि ये सभी वस्तुएं एक से अधिक तलों में स्थान घेर रही है, इसलिए हम कह सकते हैं कि
ये सभी वस्तुएं त्रिविमीय आकार है। अपने आसपास देखकर पता कीजिए कि कौन सी वस्तुएं त्रिविमीय आकार है। तो आज हमने सीखा तल आकृतियों और ठोस आकारों के विषय में। अगले वीडियो में इनसे संबंधित उदाहरणों को देखेंगे। आज हम देखेंगे तल आकृतियों और ठोस आकार से संबंधित उदाहरण। निम्न दर्शाए गए आकारों को उनकी विमाओं यानी डायमेंशंस के रूप में वर्गीकृत कीजिए और आकारों की पहचान कीजिए। यहाँ पहली, दूसरी, तीसरी और पांचवी आकृतियों में दर्शाए गए आकार स्थान घेरते प्रतीत हो रहे हैं। हम देखते हैं कि इनमें 3 विमाएं हैं, जैसे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। इसलिए हम कह सकते हैं कि वे ठोस आकार यानी सॉलिड शेप्स या त्रिविमीय आकार यानी 3 डायमेंशनल शेप या 3D शेप है। लेकिन चौथी, छठी और सातवीं आकृतियों में दर्शाए गए आकार एक ही तल में स्थित है। इनमें लंबाई या चौड़ाई जैसी 2 विमाएं तो है, लेकिन तीसरी विमा नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये आकार समतल आकार या द्विविमीय आकार यानी 2 डायमेंशनल शेप या 2D शेप है। अगला उदाहरण, दर्शाई गई आकृति कितने 2D आकारों द्वारा निर्मित की गई है। दर्शाई गई आकृति ने कुछ स्थान घेरा है। हम कह सकते हैं कि इस आकार की 3 विमाएं यानी 3 मापन है, जैसे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। इसलिए दर्शाई गई आकृति एक ठोस आकार या त्रिविमीय आकार है। यह आकृति विभिन्न सपाट भागों से बनी है, जिन्हें हम द्विविमीय आकार यानी 2D शेप्स कहते हैं। दर्शाई गई आकृति कितने 2D आकारों द्वारा निर्मित की गई है, यह जानने के लिए यहाँ हमें इन सभी 2D आकारों की गिनती करनी होगी। हम देखते हैं कि यह आकृति एक आयताकार 2D आकार से तथा 4 त्रिभुजाकार 2D आकारों से बनी है, यानी कि यह आकृति कुल 1-4 बराबर 5 द्विविमीय आकारों से यानी 2D शेप्स से बनी है। तो आज हमने देखे तल आकृतियों और ठोस आकार से संबंधित कुछ उदाहरण। अगले वीडियो में देखेंगे इनसे संबंधित मिथ्या धारणा और कुछ साधारण गलतियां। आज हम देखेंगे तल आकृतियों और ठोस आकारों से संबंधित मिथ्या धारणाएं और कुछ साधारण गलतियां। मिथ्या धारणा 1, दर्शाए गए आकार के सभी कोणों का माप 90 डिग्री है। आकार की पहचान कीजिए। दर्शाए आकार की कुछ लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है, यानी कि इसने कुछ स्थान घेरा है। इसलिए दर्शाया हुआ आकार एक त्रिविमीय आकार यानी 3 डायमेंशनल शेप है। कुछ बच्चे यह देखते हैं कि दिए गए त्रिविमीय आकार में सभी फलक यानी फेसेस 4 भुजाओं से बने हैं, यानी कि चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलैटरल है। इसलिए वे सोचते हैं कि यह एक घन यानी क्यूब है। बच्चों का ध्यान यहाँ जाता ही नहीं कि इस आकार में सभी फलक वर्गाकार नहीं हैं। वे ऑप्शन 1 जवाब देते हैं, जो कि एक गलत जवाब है। घन के सभी फलक वर्गाकार होते हैं। दिए गए आकार में सभी फलक
वर्गाकार नहीं है, इसलिए यह आकार घन नहीं है, लेकिन इसके सभी फलक आयताकार अवश्य है। एक त्रिविमीय आकार जिसके सभी फलक आयताकार हो घनाभ कहलाता है, जो कि दूसरा विकल्प है, यानी कि विकल्प 2 सही जवाब है। मिथ्या धारणा 2, दर्शाई गई आकृतियों में से कौन सी आकृति द्विविमीय आकार है? कुछ बच्चों की समझ होती है कि सिर्फ ज्यामिति के आकार जैसे आयत और वृत्त ही द्विविमीय आकार होते हैं, इसलिए वे सोचते हैं कि आकृति 3 एक द्विविमीय आकार नहीं है, इसलिए ऑप्शन 1 जवाब देते हैं, लेकिन यह एक गलत जवाब है। कुछ बच्चे सोचते हैं कि सिर्फ ऐसी आकृतियां जिनकी लंबाई और चौड़ाई मापी जा सकती है, सिर्फ वही द्विविमीय आकार होते हैं। वे सोचते हैं कि सिर्फ आयत की लंबाई और चौड़ाई मापी जा सकती है, इसलिए वे समझते हैं कि सिर्फ आकृति 1 ही द्विविमीय आकार है। इस समझ से वे ऑप्शन 2 जवाब देते हैं, लेकिन यह भी एक गलत जवाब है। यहाँ प्रत्येक आकृति एक ही तल में स्थित है। इनमें से कोई भी आकृति एक से अधिक तलों में न तो कोई स्थान घेर रही है, न ही इनकी कोई तीसरी विमा है, इसलिए ये सभी आकृतियां द्विविमीय आकार है। इसलिए ऑप्शन 3 सही जवाब है। गलती 1, अपने आसपास की वस्तुओं के आकार की गलत पहचान करना। कुछ बच्चों से यदि पूछा जाए कि माचिस की डिबिया, दरवाजा और गेंद कौन से आकार के हैं, तो वे सोचते हैं कि माचिस की डिबिया और दरवाजा आयताकार है और गेंद वृत्ताकार है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बचपन से आकारों की पहचान कराते समय उनसे यह कहा जाता है कि माचिस की डिबिया और दरवाजा आयताकार है और गेंद वृत्ताकार है। ध्यान रहे, माचिस की डिबिया और दरवाजे की 3 विमाएं होती है, जैसे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। यानी कि माचिस की डिबिया और दरवाजे की 3 विमाएं होती है, इसलिए यह एक त्रिविमीय आकार है जिसे हम घनाभ यानी क्यूबॉइड कहते हैं। अगर हम गेंद की बात करें तो हम देखते हैं कि यह एक ही तल में स्थित है, इसलिए यह भी एक त्रिविमीय आकार ही है जिसे हम गोला यानी स्फीयर कहते हैं। गलती 2, आकार की पहचान करते समय परिभाषा का प्रयोग न करना। यदि कुछ बच्चों को एक आयत दिखाया जाए और आयत की परिभाषा भी बताई जाए, तो कई बार वे सिर्फ आकार का ध्यान रखते हैं और परिभाषा नजरअंदाज कर देते हैं। अब यदि बच्चों को एक ऐसा आयत दिखाया जाए जिसका अभिविन्यास यानी ओरिएंटेशन उनकी समझ के आयत से भिन्न है, तो वे इस आकार की पहचान नहीं कर पाते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे आकार की पहचान परिभाषा के आधार पर नहीं करते। उनकी समझ के अनुसार ऐसा आकार ही आयत होता है। आयत की परिभाषा हमें बताती है कि एक ऐसा आकार जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर एवं बराबर हो तथा सभी कोण समकोण हो, वह एक आयत होता है। परिभाषा के अनुसार हम कह सकते हैं कि यह एक आयत ही है। इसलिए किसी भी आकार की पहचान करने के लिए उसकी परिभाषा पता होना जरूरी है। तो आज हमने देखी तल आकृतियों और ठोस आकारों से संबंधित मिथ्या धारणाएं और कुछ साधारण गलतियां। आज हम सीखेंगे 3D आकारों के भागों के बारे में। पिछले वीडियो में हमने सीखा कि अगर कोई आकार एक से अधिक तलों में स्थान घेरता है तो वह एक त्रिविमीय आकार यानी 3 डायमेंशनल शेप या ठोस आकार होता है, जिसे हम संक्षेप में
3D लिखकर भी दर्शाते हैं। यहाँ दर्शाया गया आकार एक घनाभ यानी क्यूबॉइड है। इस घनाभ का प्रत्येक ऊपरी सपाट पृष्ठ एक फलक यानी फेस है। इस प्रकार घनाभ में कुल 6 फलक है। हम देखते हैं कि कोई भी 2 फलक एक रेखाखंड में मिलते हैं। त्रिविमीय आकार के कोई 2 फलक जिस रेखाखंड पर मिलते हैं उसे त्रिविमीय आकार का किनारा यानी एज कहते हैं। जैसे इस घनाभ में कुल 12 किनारे हैं। हम यह भी देखते हैं कि इस त्रिविमीय आकार के कोई भी 3 किनारे एक बिंदु पर मिलते हैं। इस बिंदु को हम त्रिविमीय आकार का शीर्ष यानी वर्टेक्स कहते हैं। घनाभ में हम देखते हैं कि कुल 8 शीर्ष है। एक घनाभ की तरह घन यानी क्यूब में भी 6 फलक, 12 किनारे और 8 शीर्ष होते हैं। अब क्या आप बता सकते हैं कि दर्शाए गए त्रिभुजाकार प्रिज्म यानी ट्रायंगुलर प्रिज्म में फलकों, किनारों तथा शीर्षों की संख्या क्या है? सोचिए सोचिए। चलिए इनकी गिनती करते हैं। त्रिभुजाकार प्रिज्म में फलक है 1, 2, 3, 4 और 5 यानी कि कुल 5 फलक है। त्रिभुजाकार प्रिज्म में किनारे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 यानी कि कुल 9 किनारे हैं। त्रिभुजाकार प्रिज्म में शीर्ष है 1, 2, 3, 4, 5 और 6 यानी कि कुल 6 शीर्ष है। इसी तरह एक वर्ग पिरामिड यानी स्क्वायर पिरामिड में 5 फलक, 8 किनारे और 5 शीर्ष होते हैं। अब आप दी गई आकृति को देखकर बताइए कि इसमें कितने फलक, कितने किनारे और कितने शीर्ष है। चलिए हम बताते हैं। इस त्रिविमीय आकार में 6 फलक, 12 किनारे और 8 शीर्ष है। अब इस त्रिविमीय आकार को देखिए। यह एक बेलन यानी सिलेंडर है। क्या आप बता सकते हैं कि इसमें कितने फलक, कितने किनारे और कितने शीर्ष है? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। बेलन में 2 वृत्ताकार समतल फलक यानी प्लेन सरफेस तथा एक वक्र फलक यानी कर्व्ड सरफेस है। इसमें 2 वृत्ताकार किनारे हैं लेकिन कोई भी शीर्ष नहीं है। इसलिए बेलन में 3 फलक, 2 किनारे और 0 शीर्ष होते हैं। अगर हम एक शंकु यानी कोन की बात करते हैं तो इसमें हमें एक वृत्ताकार समतल फलक, एक वक्र फलक और एक वृत्ताकार किनारा यानी सर्कुलर एज दिखाई देता है। साथ ही साथ हमें एक शीर्ष भी दिखाई देता है। इस तरह से शंकु में 2 फलक, एक किनारा और एक शीर्ष होते हैं। अब इस त्रिविमीय आकार को देखिए। यह एक गोला यानी स्फीयर है। क्या इसमें कोई समतल फलक है? सोचिए सोचिए। नहीं, इसमें केवल एक वक्र फलक है। इसमें न तो हमें कोई किनारा दिखाई देता है, न ही कोई शीर्ष। इस तरह से गोले में एक फलक, 0 किनारे और 0 शीर्ष होते हैं। अब आप वीडियो रोककर दी गई सारणी को देखिए और त्रिविमीय आकारों के फलक, किनारे और शीर्षों की संख्या की तुलना कीजिए। तो आज हमने सीखा 3D आकारों के भागों के बारे में। अगले वीडियो में इनसे जुड़े कुछ उदाहरण देखेंगे।
आज हम देखेंगे 3D आकारों के भागों से संबंधित कुछ उदाहरण। नीचे दर्शाए गए त्रिविमीय आकार यानी 3D शेप में फलकों यानी फेसेस की संख्या, किनारों यानी एजेस की संख्या और शीर्षों यानी वर्टिसेस की संख्या ज्ञात कीजिए। यह त्रिविमीय आकार कुछ सपाट तलों से बना है जिन्हें हम इस आकार के फलक कहते हैं। चलिए इनकी गिनती करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, यानी कि इस त्रिविमीय आकार में कुल 8 फलक है। हम जानते हैं कि 2 फलक एक किनारे पर मिलते हैं। क्या आप बता सकते हैं इस त्रिविमीय आकार में कितने किनारे होंगे? पता कीजिए। चलिए हम बताते हैं। यहाँ कुल 18 किनारे हैं। हम यह भी जानते हैं कि त्रिविमीय आकार के 3 किनारे जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे त्रिविमीय आकार का शीर्ष कहते हैं। अगर हम गिनती करेंगे तो पाएंगे कि यहाँ कुल 12 शीर्ष है। इस तरह से दिए गए त्रिविमीय आकार में 8 फलक, 18 किनारे और 12 शीर्ष है। अगला उदाहरण, नीचे दर्शाई गई त्रिविमीय आकृति में फलकों की संख्या, किनारों की संख्या और शीर्षों की संख्या ज्ञात कीजिए। इस आकृति में हम देखते हैं कि ये 2 समतल फलक है और ये 2 वक्र फलक है, यानी कि इस आकृति में कुल 4 फलक है। क्या आप बता सकते हैं इस आकृति में कितने किनारे हैं? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। हम जानते हैं कि 2 फलक एक किनारे पर मिलते हैं। आप देख सकते हैं कि यह वक्र फलक और यह वृत्ताकार फलक इस किनारे पर मिलते हैं। इसी तरह यह वक्र फलक और यह वृत्ताकार फलक इस किनारे पर मिलते हैं। इसी तरह यह वक्र फलक इस वृत्ताकार फलक को इस किनारे पर मिलता है। इसलिए यहाँ कुल 3 किनारे हैं। यहाँ हम देखते हैं कि इस आकृति में सिर्फ एक शीर्ष है, यानी कि दी गई आकृति में कुल 4 फलक, 3 किनारे और 1 शीर्ष है। अगला उदाहरण, नीचे दर्शाए ठोस आकार को देखकर ज्ञात कीजिए फलक ADC और फलक ADB कौन से किनारे पर मिलते हैं। हम देख सकते हैं कि रेखाखंड AD फलक ADC और फलक ADB में उभयनिष्ठ यानी कॉमन है। इसलिए हम कह सकते हैं कि फलक ADC और फलक ADB किनारे AD पर मिलते हैं। कौन से शीर्ष पर किनारे AD, BD और CD मिलते हैं? यहाँ किनारे AD, BD और CD शीर्ष D पर मिलते हैं। एक ही तल में स्थित शीर्ष कौन से हैं? यहाँ हम देखते हैं कि शीर्ष B, शीर्ष C और शीर्ष D एक ही तल में स्थित है। क्या यहाँ इनके अलावा एक ही तल में स्थित कोई और शीर्ष है? सोचिए सोचिए। हाँ, आप देख सकते हैं कि यहाँ शीर्ष A, शीर्ष B और शीर्ष C एक ही तल में स्थित है। इसी तरह शीर्ष A, शीर्ष B और शीर्ष D भी एक ही तल में स्थित है। इसी तरह शीर्ष A, शीर्ष D और शीर्ष C भी एक ही तल में स्थित शीर्ष है। तो आज हमने देखे 3D आकारों के भागों से संबंधित कुछ उदाहरण। अगले वीडियो में इनसे जुड़ी कुछ मिथ्या धारणाएं देखेंगे।
आज हम देखेंगे 3D आकारों के भागों से संबंधित कुछ मिथ्या धारणाएं। मिथ्या धारणा 1, ज्ञात कीजिए दर्शाए गए आकार में कितने फलक यानी फेसेस है। त्रिविमीय आकार यानी 3 डायमेंशनल शेप के ऊपरी सपाट पृष्ठ यानी फ्लैट सर्फेसेस उसके फलक कहलाते हैं। त्रिविमीय आकार में फलकों की गिनती करते समय बच्चे सिर्फ आकृति में दिखाई देने वाले फलकों की गिनती करते हैं। वे उन फलकों की गिनती करना भूल जाते हैं जो आकृति में दिख नहीं रहे हो। वे सोचते हैं कि आकृति में ये 4 फलक है, इसलिए ऑप्शन 1 का चयन करते हैं, लेकिन यह एक गलत जवाब है। यहाँ हमें ये 4 फलक दिख रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आकृति में ये 3 फलक भी है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि आकृति में कुल 7 फलक है, यानी कि ऑप्शन 2 सही जवाब है। मिथ्या धारणा 2, मीना और मनीषा शंकु यानी कोन के संदर्भ में चर्चा कर रहे थे। मीना का मानना था कि शंकु में एक ही फलक होता है, जबकि मनीषा का मानना था कि शंकु में कुल 2 फलक होते हैं। ज्ञात कीजिए किसकी समझ सही है। कुछ बच्चे यह सोचते हैं कि फलक हमेशा एक समतल यानी फ्लैट भाग होता है, जैसे वे इस शंकु में सिर्फ वृत्ताकार समतल भाग को ही फलक मानते हैं। वे वक्र यानी कर्व भाग को फलक नहीं मानते और जवाब देते हैं ऑप्शन 1, लेकिन यह एक गलत जवाब है। शंकु में वृत्ताकार समतल भाग के साथ वक्र भाग भी फलक होता है। इस तरह से शंकु में कुल 2 फलक होते हैं, यानी कि ऑप्शन 2 सही जवाब है। मिथ्या धारणा 3, नीचे दिए गए बेलन यानी सिलेंडर में कितने किनारे यानी एजेस है। कुछ बच्चे सोचते हैं कि किनारे हमेशा सीधे यानी स्ट्रेट होते हैं, वे वक्र नहीं हो सकते। इस समझ के साथ वे सोचते हैं कि बेलन में 0 किनारे होते हैं। इस समझ के साथ वे ऑप्शन 1 जवाब देते हैं, जो कि एक गलत जवाब है। सही समझ यह है कि किनारा वक्र भी हो सकता है, जैसे एक बेलन में ये एक किनारा है और ये एक किनारा है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि बेलन में कुल 2 किनारे हैं, यानी कि सही जवाब है ऑप्शन 2। तो आज हमने देखी 3D आकारों के भागों से संबंधित कुछ मिथ्या धारणाएं। आज हम सीखेंगे 3D आकारों के जाल के विषय में। चलिए इसे एक गतिविधि से समझें। एक गत्ता लीजिए, इस पर समान माप के वर्ग खींचिए। वर्ग की भुजा आप गत्ते के आकार अनुसार ले सकते हैं। अब इस आकृति को काटकर गत्ते से अलग कर लीजिए। अब प्रत्येक वर्ग को मोड़कर इस प्रकार त्रिविमीय आकार यानी 3 डायमेंशनल शेप बना लीजिए। इससे आपको एक घन यानी क्यूब प्राप्त होगा। इस प्रकार यहाँ हमने एक ढांचे की सहायता से 3D आकार प्राप्त किया है। 2D में बनाया गया ऐसा ढांचा या रूपरेखा जिसे मोड़ने पर परिणाम स्वरूप एक 3D आकार प्राप्त होता है, एक जाल यानी नेट कहलाता है। जैसे यह घन का एक जाल है। जब आप मिठाई की दुकान पर मिठाई लेने जाते हैं तो हलवाई आपको मिठाई एक बक्से में देता है। अक्सर मिठाई की दुकान पर बक्से घनाभ यानी क्यूबॉइड के आकार के होते हैं। अगर आप ऐसे किसी बक्से को खोलेंगे और समतल कर लेंगे
तो आपको इसका जाल दिखाई देगा। अपने जन्मदिन पर आपने बर्थडे कैप जरूर पहनी होगी। यह एक शंकु यानी कोन के आकार की होती है। अगर आप एक शंकु को उसके तिर्यक पृष्ठ के एक बिंदु और शीर्ष यानी वर्टेक्स से जाने वाली रेखा के अनुदिश काटते हैं तो आपको इस प्रकार का शंकु का जाल प्राप्त होगा। आप एक लचीले गत्ते पर इस प्रकार का जाल बनाकर अपने लिए एक बर्थडे कैप जरूर बना सकते हैं। अब क्या आप बता सकते हैं कि यह जाल कौन सी त्रिविमीय आकार का हो सकता है? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही, यह जाल एक बेलन यानी सिलेंडर का है। हमने देखा कि इस जाल से एक घन बनाया जा सकता है। अब इस जाल को देखिए, इसमें भी सभी वर्ग बने हैं। हम अगर वर्गों को ठीक प्रकार से मोड़ेंगे तो हमें एक घन जरूर प्राप्त होगा। इस तरह हम सिर्फ इन दो जालों से ही नहीं बल्कि इन सभी जालों से भी घन बना सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि किसी ठोस के अलग अलग जाल हो सकते हैं। कई बार हमें यह जानना भी आवश्यक होता है कि दिए जाल से वांछित ठोस बनाया जा सकता है या नहीं। चलिए इस संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बातें समझें। दिए जाल से वांछित ठोस बन सकता है या नहीं, यह ज्ञात करते समय हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि वांछित ठोस और दर्शाए गए जाल में फलकों यानी फेसेस की संख्या समान हो। इसी के साथ यह भी महत्वपूर्ण है कि फलकों का आकार और जाल में दर्शाए संगत फलकों के बीच सुमेलन यानी करस्पॉन्डेंस हो। फिर हम जाल को देखकर यह सोचते हैं कि जाल को किस प्रकार मोड़ने पर हमें वांछित ठोस प्राप्त होगा। उदाहरण के तौर पर इस जाल को देखिए। क्या हम इस जाल से एक पिरामिड बना सकते हैं? विचार करें। चलिए हम बताते हैं। इस जाल में कुल 5 फलक है जिसमें एक वर्ग है तथा बचे चारों फलक त्रिभुजाकार यानी ट्रायंगुलर है। साथ में हम यह भी देखते हैं कि वर्ग की प्रत्येक भुजा पर एक त्रिभुज है। अब हम कल्पना कर सकते हैं कि यदि हम इन फलकों को इस प्रकार मोड़ेंगे तो हमें एक पिरामिड जरूर प्राप्त होगा। इस तरह से हम यह ज्ञात कर सकते हैं कि दिया गया जाल एक पिरामिड का ही है। इससे संबंधित और उदाहरण हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज हमने सीखा 3D आकारों के जाल के विषय में। अगले वीडियो में इससे संबंधित कुछ उदाहरण देखेंगे। देखेंगे 3D आकारों के जाल से संबंधित कुछ उदाहरण। नीचे दर्शाए गए ठोस का प्रत्येक किनारा 3 सेंटीमीटर का है। ठोस का जाल यानी नेट खींचे। जाल 2D में बनाया गया ऐसा ढांचा या रूपरेखा होती है जिसे मोड़ने पर परिणाम स्वरूप एक 3D आकार प्राप्त होता है। चलिए दर्शाए गए आकार का जाल खींचे। दर्शाया गया ठोस यानी सॉलिड एक त्रिभुजाकार पिरामिड है। इसमें कुल 4 फलक यानी फेसेस है। सभी त्रिभुजाकार है। यहाँ त्रिभुजाकार आधार के तीनों किनारों पर एक एक त्रिभुज है। जाल खींचने के लिए सबसे पहले हम त्रिभुजाकार आधार खींचेंगे जिसकी सभी भुजाएं समान हो। अब हम इस त्रिभुज की किसी एक भुजा पर समबाहु त्रिभुज खींचेंगे जिसकी भुजा आधार की भुजा के बराबर हो। इसी तरह हम बचे दोनों भुजाओं पर भी आधार के माप के त्रिभुज खींचेंगे। इस तरह हमने
त्रिभुजाकार पिरामिड के लिए जाल खींच लिया है। अगला उदाहरण, निम्न दर्शाए जालों में सभी आयतों की लंबाई 7 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है तथा दर्शाए गए सभी त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है जिनकी भुजा की माप 4 सेंटीमीटर है। ज्ञात कीजिए कौन से जाल त्रिभुजाकार प्रिज्म की रचना करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। हम जानते हैं कि त्रिभुजाकार प्रिज्म में 2 त्रिभुजाकार फलक प्रिज्म के आधार होते हैं और 3 आयताकार पार्श्व फलक होते हैं। यहाँ दर्शाए तीनों जालों में 2 त्रिभुज और 3 आयत के आकार के समतल भाग है। चलिए पहले आकृति की बात करें। सुविधा के लिए हम विभिन्न शीर्षों को नाम देंगे। त्रिभुज PED को हम रेखाखंड DE के अनुदिश इस प्रकार मोड़ेंगे कि वह आयत DEFC को लंब हो। इसी तरह हम त्रिभुज QCF को रेखाखंड CF के अनुदिश इस प्रकार मोड़ेंगे कि वह भी आयत DEFC को लंब हो। अब हम आयत ABCD को भुजा CD के अनुदिश इस प्रकार मोड़ेंगे कि उसकी भुजा AD त्रिभुज PED की भुजा PD से संलग्न हो तथा भुजा BC त्रिभुज QCF की भुजा QC से संलग्न हो। इसी तरह हम आयत EFGH को भुजा EF के अनुदिश इस प्रकार मोड़ेंगे कि उसकी भुजा EH त्रिभुज PED की भुजा PE से संलग्न हो तथा भुजा FG त्रिभुज QCF की भुजा QF से संलग्न हो। इस तरह हमें एक त्रिभुजाकार प्रिज्म यानी ट्रायंगुलर प्रिज्म प्राप्त होगा। इसी तरह यदि हम दूसरी आकृति को मोड़ते हैं तो इस स्थिति में भी हमें एक त्रिभुजाकार प्रिज्म प्राप्त होगा। अब आप एक गत्ते पर तीसरी आकृति बनाइए। इसे काटकर गत्ते से अलग कर लीजिए और मोड़कर एक त्रिभुजाकार प्रिज्म बनाने का प्रयास कीजिए। आप जान पाएंगे कि इस स्थिति में आपको त्रिभुजाकार प्रिज्म प्राप्त नहीं होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि सिर्फ पहली और दूसरी आकृति में दर्शाए जाल ही त्रिभुजाकार प्रिज्म बनाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। क्या आप इसका कारण बता सकते हैं? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। त्रिभुजाकार प्रिज्म में दोनों त्रिभुज सम्मुख होते हैं, जबकि तीसरी आकृति में दर्शाए गए जाल में दोनों त्रिभुजों को संलग्न रखा गया है। इसी तरह त्रिभुजाकार प्रिज्म के दोनों त्रिभुजों में कोई भी शीर्ष उभयनिष्ठ यानी कॉमन नहीं होता, जबकि दर्शाई गई आकृति के त्रिभुजों में एक शीर्ष उभयनिष्ठ है। इसलिए किसी भी प्रकार से तीसरे जाल से एक त्रिभुजाकार प्रिज्म नहीं बनाया जा सकता। अगला उदाहरण, दर्शाए गए जाल कौन से ठोसों को निरूपित करते हैं? चलिए पहली आकृति की बात करें। यदि हम इसके एक सीधी भुजा को घुमाते हुए दूसरी सीधी भुजा पर लाते हैं तो वक्राकार भाग वृत्त का रूप ले लेता है। तश्तरी को मोड़कर हम खुले भाग को ढक लेते हैं। इससे हमें एक शंकु यानी कोन का आकार प्राप्त होता है। चलिए दूसरी आकृति की बात करें। हम आयत को चौड़ाई की ओर वृत्ताकार रूप में मोड़ेंगे और खुले भागों को तश्तरियों से ढक लेंगे। इससे हमें एक बेलन यानी सिलेंडर प्राप्त होगा। अब आप स्वयं ज्ञात कीजिए कि तीसरी आकृति में दर्शाए गए जाल से कौन सा त्रिविमीय आकार प्राप्त होगा। तो आज हमने देखे 3D आकारों के जाल से संबंधित कुछ उदाहरण।
अगले वीडियो में इनसे जुड़ी कुछ मिथ्या धारणाओं को दूर करेंगे। आज हम देखेंगे 3D आकारों के जालों से संबंधित मिथ्या धारणा और गलती। मिथ्या धारणा। नीचे दर्शाए जालों यानी नेट्स में से किस जाल से घन यानी क्यूब की रचना हो सकती है? ज्यामितीय जाल एक द्विविमीय आकार है जिसे मोड़ने पर एक त्रिविमीय आकार प्राप्त होता है। कुछ बच्चे जाल को देखकर कौन सा त्रिविमीय आकार बनेगा इसकी कल्पना यानी विजुअलाइज नहीं कर पाते। वे दिए सवाल का जवाब नहीं दे पाते। इस समस्या को दूर करने के लिए पेपर या गत्ते पर जाल खींचकर और उसे काटकर उससे त्रिविमीय आकार बनाने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा करते समय जाल का कौन सा फलक त्रिविमीय आकार में किस स्थान पर व्यवस्थित हो रहा है इसका ध्यान रखना चाहिए। घन का जाल दर्शाने के लिए किताबों में तथा सिखाते समय पहले जाल का अक्सर प्रयोग किया जाता है, जिससे बच्चों की मिथ्या धारणा बन जाती है कि सिर्फ इसी जाल से एक घन की रचना की जा सकती है। इसलिए वे ऑप्शन 1 जवाब देते हैं, जो कि गलत जवाब है। कुछ बच्चे सिर्फ यह देखते हैं कि यहाँ प्रत्येक जाल में 6 वर्गाकार फलक यानी स्क्वायर फेसेस है। चूंकि घन के भी 6 फलक होते हैं, इसलिए वे सोचते हैं कि दर्शाए गए तीनों जालों से घन की रचना की जा सकती है। यहाँ वे जाल से त्रिविमीय आकार की कल्पना करना नजरअंदाज कर देते हैं और ऑप्शन 2 जवाब देते हैं, लेकिन यह भी एक गलत जवाब है। यहाँ प्रत्येक जाल में 6 वर्गाकार फलक जरूर है, लेकिन अगर हम कल्पना करेंगे तो सिर्फ जाल A और जाल B से ही घन की रचना की जा सकती है। अगर जाल C की बात करें तो इसमें ये दोनों फलक एक दूसरे के ऊपर आते हैं तथा एक फलक का स्थान खाली रहता है, इसलिए जाल C से घन की रचना नहीं की जा सकती। यानी कि ऑप्शन 3 सही जवाब है। गलती। कुछ बच्चों को त्रिविमीय आकार दिया जाए और इसका जाल खींचने के लिए कहा जाए तो वे जाल नहीं खींच पाते। कुछ बच्चे कल्पना नहीं कर पाते कि दर्शाए गए त्रिविमीय आकार के लिए कौन सा जाल सही है, इसलिए वे दिए सवाल का जवाब नहीं दे पाते। यदि हम इस आकार को दर्शाई गई रेखाओं के अनुदिश काटते हैं तो हमें इस प्रकार का जाल प्राप्त होगा। इसी तरह यदि हम इसे किनारों के अनुदिश काटेंगे तो हमें इस प्रकार का जाल प्राप्त होगा। अब आप स्वयं सोचिए कि इस आकृति को कैसे काटा जाए कि हमें इस प्रकार का जाल प्राप्त होगा। दर्शाई गई आकृति एक घनाभ यानी क्यूबॉइड है। इसका जाल खींचने के लिए हम किसी एक आयत को आधार मान सकते हैं। फिर इसके चारों किनारों पर आने वाले फलकों की पहचान कर इन्हें जाल में आधार के चारों किनारों पर खींच सकते हैं। फिर आधार के सम्मुख फलक को उचित स्थान पर रखकर जाल पूरा किया जा सकता है। यह आवश्यक नहीं कि किसी ठोस का एक ही जाल हो, बल्कि जाल अलग अलग भी हो सकते हैं। जैसे एक घनाभ के इस प्रकार अलग अलग जाल हो सकते हैं। वीडियो रोककर कल्पना कीजिए कि इनसे एक घनाभ कैसे बनेगा। आज हमने देखी 3D आकारों के जालों से संबंधित मिथ्या धारणा और गलती। आज हम सीखेंगे एक सपाट पृष्ठ पर
ठोसों को खींचना। यहाँ 2 आकृतियां दर्शाई गई है। क्या आप बता सकते हैं इनमें से कौन सी द्विविमीय है और कौन सी त्रिविमीय? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही। यहाँ यह आकृति द्विविमीय है और यह आकृति त्रिविमीय है। यहाँ दोनों आकृतियां एक ही तल में खींची गई है, फिर भी हम आसानी से यह बता सकते हैं कि कौन सी आकृति द्विविमीय है और कौन सी त्रिविमीय। क्या आप इसका कारण बता सकते हैं? सोचिए सोचिए। कारण है इन्हें खींचने की कला। जब कोई ठोस आकार सपाट पृष्ठ पर दर्शाया जाता है तो प्रतिबिंबों को कुछ विकृत यानी कि टेढ़ा कर दिया जाता है, जिससे आकृति त्रिविमीय होने का दृष्टिभ्रम हो। इस तरह से हम किसी भी त्रिविमीय आकार को द्विविमीय आकार जैसे कागज पर खींच सकते हैं। हम इसे 3D ठोस का 2D निरूपण कहते हैं। क्या आप जानना चाहेंगे कि यह कैसे किया जाता है? इस वीडियो में हम ऐसी 2 तकनीक सीखेंगे जिनकी सहायता से हम 3D ठोस का 2D निरूपण कर सकते हैं। इनमें से एक तकनीक है तिर्यक चित्र यानी ऑब्लिक स्केचेस और दूसरी तकनीक है समदूरिक चित्र यानी आइसोमेट्रिक स्केचेस। चलिए पहले इनमें क्या अंतर है यह समझें। यहाँ 4 सेंटीमीटर किनारे वाले घन को तिर्यक चित्र और समदूरिक चित्र इन दोनों तकनीकों से खींचा गया है, लेकिन दोनों में कुछ अंतर है। क्या आप बता सकते हैं वह क्या है? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही। तिर्यक चित्र की तकनीक से खींचे गए त्रिविमीय आकार में लंबाइयां समानुपात में नहीं होती, लेकिन फिर भी हमें ठोस की महत्वपूर्ण जानकारी पता चलती है। जैसे यहाँ तीनों किनारे बराबर प्रतीत होते हैं, लेकिन वास्तविक रूप से उनकी लंबाइयां समानुपाती नहीं है। समदूरिक चित्र की तकनीक से खींचे गए चित्र में हम देखते हैं कि लंबाइयों को समानुपात में रखा जाता है। जैसे यहाँ तीनों किनारों की लंबाइयां समानुपाती है। एक समदूरिक चित्र बिंदुकित कागज पर खींचा जाता है। चलिए अब इन्हें खींचने की विधि सीखें। मान लीजिए हमें किनारे की लंबाई 4 इकाई लेकर घन का तिर्यक चित्र खींचना है। इसके लिए हम एक वर्गांकित कागज का प्रयोग करेंगे। चरण 1। सबसे पहले हम वर्गांकित कागज पर 4 इकाई किनारों वाला सामने का वर्गाकार फलक खींचेंगे। चरण 2। अब हम घन के सामने वाले फलक के सम्मुख फलक खींचेंगे। यह फलक हम इस प्रकार खींचेंगे कि उसका माप सामने वाले फलक के बराबर हो, लेकिन वह सामने वाले फलक की तुलना में कुछ खिसका हुआ हो। चरण 3। इसके बाद हम दोनों वर्गाकार फलकों के संगत कोनों यानी करस्पॉन्डिंग कॉर्नर्स को जोड़ेंगे। चरण 4। अब हम छिपे हुए किनारों को बिंदुकित रेखा से दर्शाएंगे। यह एक परिपाटी यानी कन्वेंशन है जिसका हम पालन करते हैं। इस प्रकार हमने 4 गुणा 4 गुणा 4 के घन का तिर्यक चित्र खींच लिया है। अब चलिए इसी का हम समदूरिक चित्र खींचेंगे। समदूरिक चित्र खींचने के लिए हम बिंदुकित समदूरिक शीट का प्रयोग करते हैं। इस शीट की सहायता से हम समदूरिक चित्र खींचेंगे। चरण 1। सबसे पहले हम सामने का फलक दर्शाने के लिए 4 गुणा 4 माप का वर्ग खींचेंगे। चरण 2। वर्ग के चारों कोनों से 4 इकाई लंबाई वाले 4 रेखाखंड इस प्रकार खींचेंगे। चरण 3। अब हम रेखाखंडों के अंतिम बिंदुओं को इस प्रकार जोड़ेंगे कि हमें आकृति के सामने के भाग से हूबहू मिलता
पीछे का भाग मिले। चरण 4, अब हम छिपे हुए किनारों को बिंदुकित रेखा से दर्शाएंगे। इस प्रकार हमने घन का समदूरिक चित्र खींच लिया है। हम इसे अगले वीडियो में और अच्छे से जानेंगे। आज हमने सीखा एक सपाट पृष्ठ पर ठोसों को खींचना। अगले वीडियो में देखेंगे इनसे जुड़े कुछ उदाहरण। आज हम देखेंगे एक सपाट पृष्ठ पर ठोसों को खींचने के उदाहरण। नीचे दर्शाए गए घनाभ यानी क्यूबॉइड का समदूरिक चित्र यानी आइसोमेट्रिक स्केच खींचिए। यदि कागज पर दर्शाए त्रिविमीय आकार यानी 3D शेप के माप समानुपाती हो तो ऐसा चित्र एक समदूरिक चित्र कहलाता है। अब हम दी हुई मापों के अनुसार समदूरिक चित्र खींचेंगे। समदूरिक चित्र खींचने के लिए हम समदूरिक शीट यानी आइसोमेट्रिक शीट लेंगे। चरण 1, सबसे पहले हम समदूरिक शीट पर 5 इकाई लंबाई और 4 इकाई चौड़ाई का आयत यानी रेक्टेंगल खींचेंगे। चरण 2, आयत के चारों कोनों से 3 इकाई लंबाई वाले 4 रेखाखंड इस प्रकार खींचेंगे। बिंदुकित रेखा से हम छिपे हुए किनारों यानी एजेस को दर्शाते हैं। चरण 3, अब हम रेखाखंडों के अंतिम बिंदुओं को इस प्रकार जोड़ेंगे कि हमें आकृति के सामने के आयत से हूबहू मिलता पीछे का भाग मिले। चरण 4, इस प्रकार हमने दिए माप का समदूरिक चित्र खींच लिया है। हम समदूरिक चित्र अलग अलग प्रकार से खींच सकते हैं। चलिए अलग प्रकार से इसी घनाभ का समदूरिक चित्र खींचे। चरण 1, सबसे पहले हम समदूरिक शीट पर 4 इकाई लंबाई और 3 इकाई चौड़ाई का आयत खींचेंगे। चरण 2, आयत के चारों कोनों से 5 इकाई लंबाई वाले 4 रेखाखंड इस प्रकार खींचेंगे। चरण 3, अब हम रेखाखंडों के अंतिम बिंदुओं को इस प्रकार जोड़ेंगे कि हमें आकृति के सामने के आयत से हूबहू मिलता पीछे का भाग मिले। चरण 4, इस प्रकार हमने दिए माप का समदूरिक चित्र खींच लिया है। अगला उदाहरण, 3 इकाई किनारे वाले 3 घनों यानी क्यूब्स को परस्पर सटाकर रखते हुए प्राप्त घनाभ का एक समदूरिक चित्र खींचिए। 3 इकाई किनारे वाले 3 घनों को परस्पर सटाया गया है यानी कि तीनों घनों के फलक एक दूसरे के साथ मिलाए गए हैं। घनाभ की रचना करने के लिए पहले हम एक घन खींचेंगे। चरण 1, सबसे पहले हम समदूरिक शीट पर 3 इकाई के माप का वर्ग यानी स्क्वायर खींचेंगे। यह वर्ग घन के सामने वाले फलक यानी फेस को दर्शाता है। चरण 2, हमें ज्ञात है कि घन के सभी किनारे बराबर होते हैं, इसलिए हम अब वर्ग के चारों कोनों से 3 इकाई की लंबाई के 4 रेखाखंड खींचेंगे। चरण 3, अब हम सुमेलित कोनों को उपयुक्त रेखाखंडों से जोड़ेंगे। यह वर्ग घन के सामने के फलक का सम्मुख यानी अपोजिट फलक दर्शाता है। अब हमने घन के समदूरिक चित्र का निर्माण किया है। चरण 4, अब हम पहले घन का दाईं ओर का फलक और दूसरे घन का बाईं ओर का फलक उभयनिष्ठ यानी कॉमन रखेंगे और फिर से 3 इकाई का घन खींचेंगे। चरण 5, इसी प्रकार हम दूसरे घन का दाईं ओर का फलक और तीसरे घन का बाईं ओर का फलक उभयनिष्ठ रखेंगे और फिर से 3 इकाई का घन खींचेंगे। इस प्रकार हमने
घनाभ के समदूरिक चित्र की रचना कर ली है। अगला उदाहरण, दर्शाए गए समदूरिक चित्र से तिर्यक चित्र यानी ऑब्लिक स्केच खींचिए। तिर्यक चित्र खींचने के लिए हम वर्गांकित कागज का प्रयोग करेंगे। चरण 1, सबसे पहले हम वर्गांकित कागज पर सामने का फलक खींचेंगे। यह हम इस प्रकार करेंगे। चरण 2, अब हम सामने के फलक का सम्मुख फलक खींचेंगे। यह फलक हम इस प्रकार खींचेंगे कि उसका माप सामने के फलक के बराबर हो, लेकिन वह सामने के फलक की तुलना में कुछ खिसका हुआ हो। चरण 3, इसके बाद हम दोनों फलकों के संगत कोनों यानी करस्पॉन्डिंग कॉर्नर्स को जोड़ेंगे। चरण 4, अब हम छिपे हुए किनारों को बिंदुकित रेखा से दर्शाएंगे। यहाँ हमने दर्शाए गए समदूरिक चित्र से तिर्यक चित्र खींच लिया है। तो आज हमने देखे एक सपाट पृष्ठ पर ठोसों को खींचने के उदाहरण। अगले वीडियो में देखेंगे इनसे जुड़ी कुछ मिथ्या धारणाएं। आज हम देखेंगे एक सपाट पृष्ठ पर ठोसों को खींचने से संबंधित कुछ मिथ्या धारणाएं। मिथ्या धारणा 1, एक घनाभ यानी क्यूबॉइड की विमाएं यानी डायमेंशंस 6 सेंटीमीटर गुणा 5 सेंटीमीटर गुणा 3 सेंटीमीटर है। राहुल की समझ के अनुसार घनाभ की लंबाई 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, परंतु राज की समझ के अनुसार घनाभ की लंबाई 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है। तो ज्ञात कीजिए दोनों में से किसकी समझ सही समझ है। घनाभ की विमाएं 6 सेंटीमीटर गुणा 5 सेंटीमीटर गुणा 3 सेंटीमीटर है। राहुल की तरह कुछ बच्चे विमाओं की पहचान करते समय सोचते हैं कि घनाभ की लंबाई 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। उन्हें यह तो ज्ञात होता है कि पहली विमा लंबाई की है, परंतु वे चौड़ाई और ऊंचाई को पहचानने में गलती करते हैं। वे यह तय नहीं कर पाते कि दोनों विमाओं में से कौन सी विमा चौड़ाई की है और कौन सी विमा ऊंचाई की है। भ्रम के कारण बच्चे ऑप्शन 1 का चयन करते हैं, जो कि एक गलत जवाब है। ध्यान रहे, जब भी विमाएं इस रूप में दी जाती है तो पहली विमा दर्शाती है लंबाई को, दूसरी विमा दर्शाती है चौड़ाई को और तीसरी विमा दर्शाती है ऊंचाई को। यानी कि घनाभ की लंबाई 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है। इसलिए राज को विमाओं की सही समझ है, यानी कि ऑप्शन 2 सही जवाब है। मिथ्या धारणा 2, नीचे दर्शाए कथनों में से कौन सा कथन सही है। कुछ बच्चों को समदूरिक चित्र और तिर्यक चित्र की समझ में भ्रम यानी कंफ्यूजन होता है। वे सोचते हैं कि तिर्यक चित्र में माप समानुपाती होते हैं, इस कारण वे ऑप्शन 2 जवाब देते हैं, जो कि एक गलत जवाब है। ध्यान रहे, तिर्यक चित्र में माप समानुपाती नहीं होते, समदूरिक चित्र में माप समानुपाती होते हैं। इसलिए सही जवाब है ऑप्शन 1। तो आज हमने देखी एक सपाट पृष्ठ पर ठोसों को खींचने से संबंधित कुछ मिथ्या धारणाएं। हम सीखेंगे किसी ठोस के भागों को देखने की विभिन्न विधियों के बारे में।
हमारे आसपास कई ठोस यानी सॉलिड्स होते हैं, जैसे डिब्बा, आइसक्रीम कोन, गेंद, पिरामिड इत्यादि। इन ठोसों की रचना माप और आकार के अनुरूप अलग अलग भागों से की जाती है। जैसे एक घनाभ यानी क्यूबॉइड कई सारे आयताकार पृष्ठों से मिलकर बनाया जा सकता है। आज हम उन विधियों के बारे में चर्चा करेंगे जिनकी सहायता से हम किसी ठोस के विभिन्न भागों को देख सकते हैं। किसी वस्तुओं के भागों को देखने की एक मजेदार विधि है उसे काटना यानी कटिंग। चलिए इसे एक क्रियाकलाप से समझें। एक बेलन यानी सिलेंडर के आकार की सब्जी लीजिए, जैसे एक ककड़ी या लौकी। इसे काटने के लिए एक चाकू भी लीजिए। इस गतिविधि के लिए आप बेलन के आकार का मिट्टी का मॉडल भी बना सकते हैं। इनमें से किसी एक वस्तु को लेकर इसे ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल रूप से काटिए। आप सावधानी से इसके पतले टुकड़े कर सकते हैं। यहाँ प्रत्येक टुकड़ा वृत्ताकार यानी सर्कुलर है। हम कह सकते हैं कि एक बेलन कई सारे वृत्ताकार फलकों यानी फेसेस से बना है जिन्हें समान अक्ष पर रखा गया है। हम इस वृत्ताकार फलक को बेलन का एक अनुप्रस्थ काट यानी क्रॉस सेक्शन कहते हैं। यदि कटाव ऊर्ध्वाधर नहीं होगा तब हमें अलग आकार का फलक प्राप्त होगा। आप अलग अलग प्रकार से काटकर अनुप्रस्थ काटों के रफ आकार खींच सकते हैं। किसी ठोस के विभिन्न भागों को देखने की एक अन्य विधि है कि एक ठोस यानी 3D आकार की समतल छाया यानी 2D छाया देखी जाए। चलिए इसे भी एक मजेदार क्रियाकलाप से समझें। इसके लिए आपको प्रकाश के स्रोत, स्क्रीन और कुछ ठोस आकारों जैसे घन, घनाभ, गोला, बेलन, पिरामिड की आवश्यकता होगी। अब आप एक घन को लेकर इसे स्क्रीन के सामने रखिए। इस पर ठीक सामने से प्रकाश डालिए। आपको पर्दे पर इसकी छाया प्राप्त होगी। क्या आप बता सकते हैं छाया 2D है या 3D? सोचिए सोचिए। चूंकि छाया सिर्फ एक तल में स्थान घेर रही है, इसलिए हम कह सकते हैं कि छाया की 2 विमाएं यानी डायमेंशंस है, यानी कि यह 2D आकार है। ध्यान से देखने पर हमें इसका आकार एक वर्ग के जैसा दिखाई देता है। इसी तरह यदि हम स्क्रीन नीचे रखें और घन को स्क्रीन के ठीक ऊपर दर्शाए प्रकार से रखें और ऊपर से प्रकाश डालें, तब भी हमें एक वर्गाकार छाया प्राप्त होगी। अब दर्शाई आकृति को देखिए। यहाँ एक शंकु यानी कोन पर सामने से प्रकाश डाला जा रहा है। क्या आप बता सकते हैं ऐसी स्थिति में कौन से आकार की छाया बनेगी? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही। इससे स्क्रीन पर एक त्रिभुजाकार छाया बनेगी। इसी तरह यदि शंकु के ऊपर उसकी एक ओर से यानी पार्श्व रूप से प्रकाश डाला जाए तो स्क्रीन पर फिर से एक त्रिभुजाकार छाया बनेगी। इसी तरह यदि शंकु के ठीक ऊपर से प्रकाश डाला जाए और स्क्रीन नीचे रखी जाए तो स्क्रीन पर एक वृत्ताकार छाया प्राप्त होती है। इसी तरह आप अलग अलग वस्तुओं की छाया का अभ्यास कीजिए और अपनी नोटबुक में रफ आकृतियां खींचिए। ठोसों के विभिन्न भागों को देखने की तीसरी विधि है इन्हें कुछ विशेष कोणों से देखा जाए। इसके अंतर्गत हम किसी ठोस को उसके सामने से यानी फ्रंट या उसकी एक ओर से यानी पार्श्व रूप से या उसके ठीक ऊपर से देखते हैं। फिर हम दिखाई देने वाले दृश्यों की आकृति खींचते हैं। जैसे इस आकृति को देखिए। सामने से देखने पर हमें सामने का दृश्य यानी फ्रंट व्यू इस प्रकार प्राप्त होता है। इसी तरह पार्श्व रूप से देखने पर हमें इस प्रकार
पार्श्व दृश्य यानी साइड व्यू प्राप्त होता है और ऊपर से देखने पर हमें इस प्रकार ऊपर का दृश्य यानी टॉप व्यू प्राप्त होता है। हम घनों से बनी आकृतियों के लिए भी तीनों दृश्य खींच सकते हैं। जैसे इस ठोस के लिए सामने का दृश्य, पार्श्व दृश्य और ऊपर का दृश्य इस प्रकार खींचा जा सकता है। तो आज हमने सीखा किसी ठोस के भागों को देखने की विभिन्न विधियों के बारे में। अगले वीडियो में इनसे संबंधित कुछ उदाहरण देखेंगे। आज हम देखेंगे किसी ठोस के विभिन्न भागों को देखने से संबंधित उदाहरण। नीचे दर्शाए वर्गाकार पिरामिड यानी स्क्वायर पिरामिड को शीर्ष से दूर ऊर्ध्वाधर रूप से काटने पर कौन सा अनुप्रस्थ काट यानी क्रॉस सेक्शन प्राप्त होगा? जब हम किसी त्रिविमीय आकार को किसी एक दिशा के अनुदिश काटते हैं तो इससे प्राप्त होने वाले फलक को हम उस त्रिविमीय आकार का अनुप्रस्थ काट कहते हैं। यदि हम वर्गाकार पिरामिड को शीर्ष से दूर ऊर्ध्वाधर रूप से काटते हैं तो इससे हमें समलंब यानी ट्रेपीजियम के आकार का फलक प्राप्त होगा, यानी कि हमें वर्गाकार पिरामिड का समलंब के आकार का अनुप्रस्थ काट प्राप्त होगा। अगला उदाहरण, एक त्रिविमीय आकार के सामने प्रकाशमय स्रोत रखा गया। इससे वृत्ताकार छाया यानी शैडो प्राप्त हुई, परंतु जब त्रिविमीय आकार पर पार्श्व रूप से प्रकाश को डाला गया तो आयताकार छाया प्राप्त हुई। इसी तरह ऊपर से प्रकाश डाला गया तब भी आयताकार छाया प्राप्त हुई। त्रिविमीय आकार की पहचान कीजिए। जब किसी त्रिविमीय आकार के सामने प्रकाशमय स्रोत रखा जाए तो हमें छाया प्राप्त होती है। प्राप्त छाया एक तल यानी प्लेन में होती है, अर्थात प्राप्त छाया द्विविमीय आकार यानी 2D शेप है। त्रिविमीय आकृति पर सामने से प्रकाश डालने पर एक वृत्ताकार छाया प्राप्त होती है। ऐसा सिर्फ तभी संभव है जब त्रिविमीय आकार एक गोला यानी स्फीयर, एक बेलन यानी सिलेंडर या एक शंकु यानी कोन हो सकता है। जब इस आकृति पर पार्श्व रूप से प्रकाश डाला जाता है तो एक आयताकार छाया प्राप्त होती है। अगर हम गोला, बेलन या शंकु पर पार्श्व रूप से प्रकाश डालते हैं तो सिर्फ बेलन की आकृति से ही आयताकार छाया बनती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि उदाहरण में एक बेलन की बात की गई है। इसे हम तीसरी स्थिति से सत्यापित कर सकते हैं। तीसरी स्थिति हमें बताती है कि जब त्रिविमीय आकार पर ऊपर से प्रकाश डाला जाता है तब भी एक आयताकार छाया प्राप्त होती है, जो कि बेलन के संदर्भ में सत्य है। अगला उदाहरण, दर्शाए गए ठोस का सामने का दृश्य, पार्श्व दृश्य और ऊपर का दृश्य प्राप्त कीजिए। किसी त्रिविमीय आकृति को सामने से देखने पर हमें सामने का दृश्य यानी फ्रंट व्यू प्राप्त होता है। इस समझ से हम दी आकृति का सामने का दृश्य इस प्रकार खींच सकते हैं। त्रिविमीय आकृति को पार्श्व रूप से देखने पर हमें इस प्रकार पार्श्व दृश्य यानी साइड व्यू प्राप्त होता है। इस समझ से हम दी आकृति का पार्श्व दृश्य इस प्रकार खींच सकते हैं। इसी तरह ऊपर से देखने पर हमें ऊपर का दृश्य यानी टॉप व्यू प्राप्त होता है। इस समझ से हम दी आकृति का ऊपर का दृश्य इस प्रकार खींच सकते हैं। यहाँ तीनों दृश्य एक जैसे हैं। तो आज हमने देखे किसी ठोस के विभिन्न भागों को देखने से संबंधित उदाहरण।
अगले वीडियो में देखेंगे इनसे संबंधित कुछ गलतियां। आज हम देखेंगे किसी ठोस के विभिन्न भागों को देखने से संबंधित कुछ गलतियां। गलती 1। यदि बच्चों को नीचे दर्शाए गए ठोस के दृश्य खींचने के लिए कहा जाए तो वे 2D में दृश्य खींचने के स्थान पर फिर से 3D में आकार खींचते हैं। ध्यान रहे, जब हम दृश्य खींचते हैं तो वे 2D आकार होते हैं, न कि 3D आकार के। इसलिए हम इस प्रकार सामने का दृश्य यानी फ्रंट व्यू, पार्श्व दृश्य यानी साइड व्यू, ऊपर का दृश्य यानी टॉप व्यू खींच सकते हैं। गलती 2। सामने का दृश्य खींचते समय वस्तु का सबसे सामने वाला फलक ही खींचना। अगर बच्चों को दर्शाए गए आकार के सामने का दृश्य बनाने के लिए कहा जाए तो यह दृश्य बनाते समय सिर्फ सबसे सामने दिखाई देने वाले घनों को ही ध्यान में लेते हैं। वे पीछे दिखाई देने वाले घन को नजरअंदाज कर देते हैं। इससे उन्हें इस प्रकार का सामने का दृश्य प्राप्त होता है, जो कि एक गलत समझ है। सामने से देखने पर हमें जैसा आकार दिखाई देता है वैसा का वैसा सामने के दृश्य में आना आवश्यक है। आकार में सामने के दृश्य में सबसे सामने वाले हिस्से को और पीछे वाले हिस्से को भी सामने के दृश्य में लेना चाहिए। जैसे कि यह दर्शाए गए आकार में सामने के दृश्य में 4 घन दिख रहे हैं, इसलिए सामने का दृश्य बनाते समय हमें इस प्रकार 4 वर्ग बनाने चाहिए। इसे ध्यान में रखकर हम दी गई वस्तु का सामने का दृश्य इस प्रकार खींच सकते हैं। गलती 3। वस्तु के अभिविन्यास यानी ओरिएंटेशन को नजरअंदाज करना। बच्चे दर्शाए गए आकार का अभिविन्यास समझ नहीं पाते, इस कारण वे ऊपर का दृश्य गलती से उल्टा बनाते हैं। कुछ बच्चों को यदि दर्शाए गए आकार के ऊपर के दृश्य को बनाने के लिए कहा जाए तो वे इस प्रकार का दृश्य बनाते हैं। इसमें हम देख सकते हैं कि सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है, लेकिन यह दृश्य वस्तु को नीचे से देखने पर प्राप्त होगा, न कि ऊपर से देखने पर। इस तरह अक्सर बच्चे दृश्य का ठीक उल्टा आकार खींचते हैं, जो कि गलत है। दर्शाए गए त्रिविमीय आकार के ऊपर का दृश्य इस प्रकार दर्शाना सही है, न कि इस प्रकार। यह दर्शाए गए आकार के ऊपर के दृश्य में हमें 3 वर्ग ऊपर होने चाहिए और 1 वर्ग नीचे होना चाहिए। तो आज हमने देखी किसी ठोस के विभिन्न भागों को देखने से संबंधित कुछ गलतियां।